हेलो स्टूडेंट, आस्था स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग नर जननतंत्र के बारे में अध्ययन किए थे। नर जननतंत्र में हम लोग वृषण के बारे में अध्ययन किए थे, शुक्रवाहिनी के बारे में अध्ययन किए थे, शुक्राशय के बारे में अध्ययन किए थे, मूत्रमार्ग के बारे में अध्ययन किए थे, सिसन के बारे में अध्ययन किए थे और इसके अलावा अनेक सहायक ग्रंथियां जैसे प्रोस्टेट ग्रंथि हुई, काउपर ग्रंथि हुई, पेरिनियल ग्रंथि हुई, इन सब के बारे में भी अध्ययन किए थे। तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में शुक्राणु की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो शुक्राणु की संरचना के बारे में अध्ययन करने से पहले हम लोग सिसन के बारे में एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सिसन क्या होता है? सिसन से ही वीर्य जो होता है वह स्त्री की योनि में पहुंचाया जाता है। ठीक है, सिसन क्या करता है? वीर्य को स्त्री की योनि में पहुंचाने का कार्य करता है और जो वीर्य होता है उसमें बहुत सारे शुक्राणु उपस्थित होते हैं। तो आइए हम लोग शुक्राणु की संरचना के बारे में अब अध्ययन करते हैं। तो देखिए, शुक्राणु कोशिकाएं डिंब या अंडाणु से सैकड़ों या हजारों गुना छोटी होती हैं और उनकी लंबी सी पूंछ होती है। अब ये डिंब या अंडाणु क्या होते हैं? डिंब या अंडाणु जो होते हैं वह मादा जनन तंत्र के प्रमुख अंग माने जाते हैं। देखिए, जो मादा जनन तंत्र होता है उसमें अंडाशय पाया जाता है, उसी अंडाशय में अंडाणु उपस्थित होते हैं। मादा यानी कि जो स्त्री होती है वो अपने प्रजनन काल में लगभग 400 अंडाणु को रिलीज करती है। तो उस अंडाणु की तुलना अगर हम लोग शुक्राणु कोशिकाओं से करें तो शुक्राणु कोशिकाएं उससे सैकड़ों या हजारों गुना छोटी होती हैं। शुक्राणु कोशिकाएं जो होती हैं वह नर जनन तंत्र से रिलीज होती हैं और अंडाणु जो होता है वह स्त्री जनन तंत्र से रिलीज होता है। ठीक है, और जो शुक्राणु होते हैं इनके पास लंबी सी पूंछ होती है। तो शुक्राणु कोशिकाएं जो होती हैं वह डिंब या अंडाणु से सैकड़ों या हजारों गुना छोटी होती हैं और इनकी लंबी सी पूंछ होती है। शुक्राणु जो होते हैं गतिशील होते हैं और अपनी पूंछ की मदद से स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। देखिए, पुरुष के वीर्य में हजारों शुक्राणु उपस्थित होते हैं। इन शुक्राणुओं के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला क्या होता है? शीर्ष होता है, दूसरा मध्य खंड होता है और तीसरा क्या होता है? पूंछ होता है। तो यहाँ देखिए, ये शुक्राणु की संरचना दिखाई गई है। इसमें जो पहला पार्ट ये है ये शीर्ष है, शीर्ष पार्ट को यहाँ से दिखाया गया है यहाँ तक, और दूसरा जो पार्ट होता है वह है मध्य भाग, मध्य भाग को यहाँ पर दिखाया गया है, और जो तीसरा पार्ट होता है पूंछ, पूंछ को यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है ना। तो शुक्राणु की जो संरचना होती है वह 3 पार्टों में डिवाइड होती है। पहला होता है शीर्ष, दूसरा होता है मध्य भाग और तीसरा होता है पूंछ। और इस पूंछ की मदद से ही क्या करते हैं? शुक्राणु गति करते हैं। अब हम लोग शीर्ष के बारे में पढ़ते हैं। शीर्ष क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए, ये शुक्राणु की संरचना है। शुक्राणु की संरचना में इधर जो पार्ट है इस पार्ट को हम लोग एक्रोसोम कहते हैं, और यहाँ देखिए केंद्रक है और ये सेंट्रियोल है, और ये जो पार्ट यहाँ दिखाया गया है इस पार्ट को हम लोग माइक्रोकांडिया का सर्पिल आकार कहते हैं। ठीक है, और यहाँ जो दिखाया गया है वह अक्ष सूत्र है। तो अब हम लोग शुक्राणु के फर्स्ट पार्ट जिसको हम लोग शीर्ष कहते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो शीर्ष क्या होता है? शीर्ष में एक केंद्रक होता है जिसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है, जिसमें क्या होता है? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है। आगे हम लोग गुणसूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। गुणसूत्र एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो उसके बारे में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। गुणसूत्र एक्चुअली में यही डिसाइड करता है कि होने वाली संतान कैसी होगी। तो शीर्ष जो होता है, शीर्ष में एक केंद्रक होता है। यहाँ देखिए केंद्रक को दिखाया गया है। देखिए, ये जो पार्ट यहाँ पर दिया गया है ये क्या होता है? केंद्रक होता है। ठीक है ना। तो शीर्ष में एक केंद्रक होता है जिसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है, और शीर्ष के ऊपरी छोर पर एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम जो होते हैं शुक्राणु को अंड में प्रवेश के समय सहायक होते हैं। यहाँ देखिए, ये जो पार्ट है दिखाया गया है इस पार्ट को हम लोग एक्रोसोम कहते हैं। और एक्रोसोम का कार्य क्या होता है? एक्रोसोम जो होता है वह शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश करने में सहायता प्रदान करता है। तो शीर्ष के ऊपरी छोर को एक्रोसोम कहते हैं। यहाँ जो शीर्ष का ऊपरी छोर है इसे हम लोग क्या कहेंगे? एक्रोसोम कहते हैं। और एक्रोसोम जो होता है वह शुक्राणु को अंड में प्रवेश करने में सहायक होता है। अब हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, मिडल पार्ट जो है जिसको हम लोग मध्य भाग कहते हैं। तो इसमें 2 पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है? सेंट्रियोल, और दूसरा क्या होता है? माइक्रोकांडिया से बना स्पाइरल आवरण। तो इसमें 2 पार्ट होते हैं मध्य भाग में। पहला पार्ट क्या होता है? सेंट्रियोल होता है, यहाँ दिखाया गया है। ये जो पार्ट है यहाँ पर ये क्या है? सेंट्रियोल है। और दूसरा पार्ट क्या है? माइक्रोकांडिया का सर्पिल आकार। सर्पिल आकार मतलब क्या? स्प्रिंग जैसे, जैसे रस्सी होती है ना, रस्सी की तरह
या फिर स्प्रिंग की तरह। यहाँ देखो ये सर्पिल आकार है, कैसा है, सर्पिल आकार है, ठीक है। तो मध्य भाग जो होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, पहला होता है सेंट्रियोल और दूसरा होता है माइक्रोकॉन्डिया से बना स्पाइरल आवरण, जो क्या करता है, शुक्राणुओं के चलन के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। और हम लोग जानते हैं कि माइक्रोकॉन्डिया का काम क्या होता है, माइक्रोकॉन्डिया जो होता है ऊर्जा को जनरेट करता है। माइक्रोकॉन्डिया जो होता है वह बॉडी का एक पावर हाउस माना जाता है, ठीक है ना। तो ये शुक्राणुओं के चलन के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। कौन, माइक्रोकॉन्डिया का जो सर्पिल आकार है ए, क्या करेंगे, शुक्राणुओं को चलने के लिए ऊर्जा प्रदान करेंगे। ऊर्जा को यहाँ पर एटीपी लिखा गया है। एटीपी का जो पूरा नाम होता है वह है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। और तीसरा जो शुक्राणु का पार्ट है वह है टेल, जिसे हम लोग पूंछ कहते हैं। टेल जो होता है मध्य भाग के पीछे एक अक्ष सूत्र होता है जो चारों ओर से झिल्लीनुमा आवरण से घिरा रहता है। देखिए मध्य भाग के पीछे वाला जो पार्ट होता है इसमें एक अक्ष सूत्र होता है, उस अक्ष सूत्र पर झिल्लीनुमा आवरण लगा होता है। ये क्या है, यहाँ पर झिल्लीनुमा आवरण लगा हुआ है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शुक्राणु का पूंछ कहते हैं, ठीक है। तो मध्य भाग के पीछे एक अक्ष सूत्र होता है जो चारों ओर से झिल्लीनुमा आवरण से घिरा रहता है, जिसे क्या कहा जाता है, शुक्राणु का पूंछ कहा जाता है। तो यहाँ देखिए ये जो पार्ट है पूरा, ये क्या है, एक अक्ष सूत्र है। इस अक्ष सूत्र के चारों तरफ क्या लगा हुआ है, झिल्लीनुमा आवरण लगा हुआ है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, शुक्राणु का पूंछ कहते हैं। तो देखिए शुक्राणु अपनी पूंछ की मदद से ही स्वतंत्र रूप से गत करता है। ये जो पूंछ यहाँ पर दिखाया गया है उसी पूंछ की मदद से ही शुक्राणु गत करता है। और इसको एनर्जी कौन प्रदान करता है, ये जो माइक्रोकॉन्डिया है, माइक्रोकॉन्डिया का जो सर्पिल आकार होता है वही इसको एनर्जी प्रदान करता है। इसमें अगला पॉइंट जो है वह है अक्ष सूत्र के अंतिम छोर पर झिल्लीनुमा आवरण नहीं होता है, इसे शुक्राणु का अंतिम भाग कहते हैं। तो हम लोग इस वीडियो लेक्चर में शुक्राणु की संरचना के बारे में पढ़ लिए। शुक्राणु जो होता है यह 3 पार्टों में डिवाइड होता है। पहला होता है शीर्ष, शीर्ष में क्या होता है, एक्रोसोम होता है और केंद्रक होता है। और इसका जो दूसरा वाला पार्ट होता है वह है मध्य भाग। मध्य भाग में क्या होता है, सेंट्रियोल होता है और क्या होता है, माइक्रोकॉन्डिया का सर्पिल आकार होता है। इसमें जो माइक्रोकॉन्डिया का जो ये सर्पिल आकार दिया गया है ये क्या करता है, शुक्राणु को एनर्जी प्रदान करता है, उसी एनर्जी से शुक्राणु मूवमेंट करता है, गत करता है, ठीक है। और जो तीसरा पार्ट है वह है शुक्राणु का पूंछ। अब इसका जो मध्य भाग होता है, मध्य भाग के पीछे एक अक्ष सूत्र होता है, उस अक्ष सूत्र पर झिल्लीनुमा आवरण लगा होता है, उस झिल्लीनुमा आवरण को ही हम लोग क्या कहते हैं, शुक्राणु की पूंछ कहते हैं। और इस शुक्राणु का जो अंतिम सिरा होता है उस पर कोई भी झिल्लीनुमा आवरण नहीं लगा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अक्ष सूत्र कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े, टेल के बारे में पढ़े हैं कि मध्य भाग के पीछे एक अक्ष सूत्र होता है जो चारों ओर से झिल्लीनुमा आवरण से घिरा रहता है, जिसे शुक्राणु का पूंछ कहते हैं। शुक्राणु अपनी पूंछ की मदद से ही स्वतंत्र रूप से मूवमेंट करता है, गत करता है। और अक्ष सूत्र के अंतिम छोर पर झिल्लीनुमा आवरण नहीं लगा होता है, इसे शुक्राणु का अंतिम भाग कहते हैं। ये जो पार्ट होगा वह क्या होगा, शुक्राणु का अंतिम भाग होगा, शुक्राणु का अंतिम भाग होगा, ठीक है ना। और दूसरा हम लोग पढ़े हैं मध्य भाग, जिसे हम लोग मिडल पीस कहते हैं। मिडल पार्ट जो होता है वह 2 पार्टों में डिवाइड होता है, एक होता है सेंट्रियोल और दूसरा होता है माइक्रोकॉन्डिया से बना हुआ स्पाइरल आवरण। यह क्या करता है, शुक्राणुओं के चलने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। कौन, जो माइक्रोकॉन्डिया से बना हुआ स्पाइरल आवरण होता है। यहाँ पर देखो एटीपी दिया गया है ऊर्जा के रूप में। एटीपी का पूरा नाम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है। अब जो पहला पार्ट था वह था शीर्ष। शीर्ष में क्या होता है, शीर्ष में एक केंद्रक होता है जिसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ये जो केंद्रक दिखाया गया है, इस केंद्रक में क्या होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ये 23 जोड़ी गुणसूत्र ही डिसाइड करते हैं कि होने वाली संतान कैसी होगी, नर होगी कि मादा होगी, ठीक है। आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। और इसमें जो है शीर्ष का जो ऊपरी छोर होता है उसे एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम क्या करता है, शुक्राणु को अंड में प्रवेश करने के समय सहायता करता है। और हम लोग क्या पढ़े, पुरुष के वीर में हजारों शुक्राणु होते हैं, ये पढ़े। शुक्राणु जो होते हैं वह 3 पार्टों में डिवाइड होते हैं। शीर्ष के बारे में हम लोग पढ़ लिए, मध्यखंड के बारे में पढ़ लिए और पूंछ के बारे में पढ़ लिए। तो ये 3 पार्टों में डिवाइड होता है। तीनों पार्टों के बारे में हम लोग अध्ययन कर लिए हैं। शुक्राणु जो होते हैं गतिशील होते हैं और अपनी पूंछ की मदद से स्वतंत्र रूप से गत करते हैं, ये भी हम लोग पढ़ लिए हैं। और हम लोग पढ़े हैं कि शुक्राणु कोशिकाएं जो होती हैं वह डिंब या अंडाणु से सैकड़ों या हजारों गुना छोटी होती हैं।
और ये जो शुक्राणु होते हैं उनमें लंबी सी पूंछ होती है, उसी पूंछ की मदद से गत करते हैं। तो आज हम लोग शुक्राणु की संरचना के बारे में अध्ययन कर लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले ऐसे बहुत से वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।